भारत मातु जया। मैं सुनील गहतोड़ी हरिद्वार गंगा धाम से संस्कृत विषय अध्ययन में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं और यह प्रकरण बहुत ही मुख्य है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको सब लोगों को तैयार करना चाहिए। और नेट, पीजीटी, टीजीटी इन सब बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ मुख्य इस प्रकरण के प्रत्यय हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्ति देखेंगे और जैसे ये चार्ट आप सब लोगों के सामने बना है इसी के अनुसार हम आपको समझाएंगे। तो वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की होती है: कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातुरूप वृत्ति। तो आज हम 5 वृत्तियों में से हम कृत वृत्ति को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी वृत्ति? कृत। अब यहां पर कृदंत प्रकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं कृत्य प्रक्रिया प्रकरण। आज कृत्य प्रक्रिया प्रकरण चल रहा है। कृदंत से तात्पर्य है कि ये कृत जो है जब अंत में हो तो ऐसा प्रकरण कृदंत प्रकरण कहलाएगा। तो कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय हमेशा धातुओं से बनते हैं। तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं, 9 परस्मय पद और 9 आत्मनेपद। और ये कृत प्रत्यय भी धातु से ही होकर बनते हैं और जो बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब धातु से प्रत्यय होने के बाद वही कृत प्रत्यय कभी अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं, कभी विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं और कभी संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। हम इस धातु से तिंग कृत प्रत्यय को बनाने के बाद हम उसे 3 रूपों में विभक्त कर सकते हैं: अव्यय के रूप में, विशेषण के रूप में और संज्ञा के रूप में। अव्यय के रूप में क्या? त्वा, तुमुन और लेप प्रत्यय। अर्थात जब हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं अपने वाक्य में, उस वाक्य में उसके होने से किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विशेष से विशेषण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर ये विशेषण और संज्ञा के रूपों में तो परिवर्तन होता है कृत प्रत्यय के प्रयोग से, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अहम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि। यहाँ पर इस वाक्य में हमने कृत्वा का प्रयोग किया, लेकिन इस कृत्वा के होने या न होने से वाक्य के पदों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ऐसे धातुओं से कृत प्रत्यय करने के बाद विशेषण भी बनाए जाते हैं, जैसे सत्री, सानच, तव्यत, यत आदि। जैसे त्वया पुस्तकम पठनीयम। यहाँ पर जो अनियर प्रत्यय करते हैं, आदि में जो अनियर प्रत्यय है वो चाहिए अर्थ में। तो जैसे हमने अनियर प्रत्यय किया, अनियर का यो अवस्था है, तो अब देखिए पुस्तकम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग का है। और पुस्तकम के प्रयोग होने के कारण उसके विशेषण में जो अनियर का प्रयोग करते हैं वह भी हमें नपुंसकलिंग का बनाना पड़ता है। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, पठनीयम। और अगर इस पाठ, अब जैसे त्वया पाठः पठनीयः, पाठ को हमने पुल्लिंग का बनाया तो पठनीय भी हमें पुल्लिंग का बनाना होगा। तो और सत्री प्रत्यय, जैसे सत्री प्रत्यय बहुत विशेष है। जब एक क्रिया के होने के साथ साथ हम जब 2 क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब एक क्रिया के साथ साथ हमें 2 क्रिया करनी हो तो वहां पर सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु के साथ होता है और असानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेय धातु के साथ होता है। जैसे सत्री प्रत्यय के प्रयोग में क्या है? पठन विद्यालयम गच्छति, रामः पठन विद्यालयम गच्छति। ठीक है, कि राम जो है पढ़ते हुए विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर गच्छति भी क्रिया और पढ़ना भी क्रिया है। तो इस तरीके से, या पठंतम बालकम पश्य, पढ़ते हुए बालक को देखो। यहाँ पर बालक जो था वो कर्म था, द्वितीय विभक्ति एकवचन का। और ऐसे ही हमने बालक, इस पठन को भी क्या कर दिया? सत्री प्रत्यय को द्वितीय कर दिया, पठंतम बालकम पश्य। तो 2 क्रिया होगी, एक पढ़ने रूपी क्रिया और एक देखने रूपी क्रिया। तो ऐसे सत्री और सानच का प्रयोग धातु से करने के बाद विशेषण बनाया जाता है। वैसे संज्ञा में देख लिए, त्रिच प्रत्यय है, तिन प्रत्यय, णमुल प्रत्यय आदि। त्रिच प्रत्यय करके कर्ता बनता है, तो आपने देखा होगा कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः ऐसे रूप बनते हैं। और तिन प्रत्यय के कृति, कृति, कृतयः
णौल प्रत्यय का प्रयोग करके कारक, कारकः, कारकौ, कारकाः इत्यादि रूप बन सकते हैं। तो हमने विशेष यह जाना कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक कृत प्रत्यय, धातु से दो प्रकार के प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय हमेशा, तिंग प्रत्यय जो होता है उसके हमेशा रूप चलते हैं, वह क्रिया रहती है। और इसके रूपों, इसके अव्यय, विशेषण और संज्ञा तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार से रूप बनते हैं। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता और विशेषण और संज्ञा विशेष्य के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो इतनी जानकारी हमने प्रारंभिक कृदंत प्रकरण के अवसर पर हमने जानी है। अब देखते हैं इसका प्रथम सूत्र जो है, प्रथम सूत्र है इस प्रकरण का, कृत्य प्रकरण का, धातोः। क्या है? धातोः। यह धातु सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र। तो यहां पर इसकी वृत्ति देखिए, धातु में पंचमी विभक्ति एकवचन है, आ, तृतीय अध्याय समाप्ति अंतम, यहां पर यण हो रखा है, समाप्ति अंतम ये प्रत्ययाः ते धातोः परे स्युः। कि तृतीय अध्याय की समाप्ति के अंत तक, तृतीय अध्याय की समाप्ति के अंत तक, आ कहता है पूर्णता को बताना, मतलब तृतीय अध्याय की समाप्ति तक ये प्रत्ययाः, जो भी प्रत्यय विधान करने वाले हो, अर्थात जिन प्रत्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग करने वाले हो, ते प्रत्ययाः, वे प्रत्यय किससे परे हो? धातोः परे स्युः, धातु के अधिकार में वे प्रत्यय होवे। कब? जब 3-1-91 सूत्र से लेकर के तीसरे अध्याय का चौथे पाद का जो अंतिम सूत्र है, वहां तक के प्रक्रिया में यदि आपको इस धातु सूत्र के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों का प्रयोग करना है, तो वह प्रयोग करते समय आपको धातु सूत्र का अधिकार लगाना पड़ेगा। स्यु है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर स्यात् न होकर के स्यु बना है, और धातु पंचमी विभक्ति का एकवचन का रूप है। तो हमने देख लिया कि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय धातु सूत्र के अधिकार में आएंगे। अर्थात पहले हमें धातु लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो जिस प्रत्यय का विधान कर रहे हैं वो प्रत्यय विधान वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर हमने एक ये देखा, कृद अतिंग, कृद अतिंग, इसके अगर विग्रह करें तो कृद अतिंग, अर्थात कृत क्या है। अब यहाँ पर कृत क्या है, यहाँ पर इस परिभाषा से हम बिल्कुल समझ जाएंगे। जो अतिंग है वही कृत है, जो अतिंग है वही कृत है। अतिंग में भी देख लिए, न तिंग इति अतिंग, जो तिंग नहीं है वो अतिंग है, और जो अतिंग भी नहीं है वो कृत है। जो तिंग ना हो उसे कहेंगे अतिंग, और जो अतिंग भी ना हो, मतलब तिंग प्रत्ययों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रत्यय धातु सूत्र के अधिकार में आते हैं, वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो तिंग प्रत्यय नहीं है, तिंग तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस्मस् तो आताम झ था साताम ध्वम इड बही मही, ये प्रत्यय न हो। और कैसे प्रत्यय हो? इन प्रत्ययों को छोड़कर धातु के अधिकार में आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की कृत संज्ञा हो जाएगी। एक सूत्र और है, आर्ध धातुकम शेष, वो भी कहता है तिंग और सित को छोड़कर जो भी धातु सूत्र के अधिकार में आता है, उन प्रत्ययों की कृत संज्ञा हो जाती है। तो कृत अतिंग का मतलब है कृत अतिंग, अतिंग कृत, जो तिंग नहीं है वह कृत है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने कृत प्रत्यय का अर्थ जाना, कृदंत प्रकरण कैसे होता है करके जाना। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र है इसी प्रकरण का, वास रूपो अस्त्रियाम, वास रूपो अस्त्रियाम, ये तुम्हारा है तृतीय अध्याय का प्रथम पाद का 94वां सूत्र, 94। अब देख ले, ये 91वां सूत्र था और ये 94वां है। तो यहाँ पर क्या है, इस धातु सूत्र के अधिकार में ही ये सूत्र आएगा। इसके पहले ये लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, क्योंकि ये पहले वाला सूत्र है, उसके बाद वाला सूत्र है। तो देख, इसके अगर यहाँ पर सूत्र को ही देखें तो सूत्र को इस प्रकार से जान सकते हैं। वा जो है वो अव्यय पद है, वा क्या है? अव्यय पद है, अर्थात इसका मतलब है विकल्प। यहाँ पर वा जो अव्यय पद है, इसका अर्थ है विकल्प। और असरूप, पहले स्वरूप जानते हैं। स्वरूप क्या होता है? समानम रूपम यस्य
सह स्वरूपः, जिसका रूप समान हो वह क्या कहलाएगा? स्वरूप। और जिसका रूप समान नहीं है वो असरूप। न स्वरूपः असरूपः, जिसका रूप समान है वो स्वरूप कहलाते हैं और जिसका रूप समान नहीं है वो असरूप कहलाते हैं। तो हमने देखा कि अस्त्रियां, ये भी एक पद है, अस्त्रियां, न स्त्रियामिति अस्त्रियां, सप्तमी एकवचन, कि यह जो सूत्र कार्य करने वाला ये स्त्री के अधिकार में नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सूत्र किया ना, वा मतलब विकल्प से, असरूप मतलब जिनका रूप समान नहीं है, अस्त्रियां मतलब स्त्री प्रत्यय या स्त्रीत्व की विवक्षा को छोड़कर या स्त्री के अधिकार को छोड़ करके। इतना हमने केवल सूत्र से जाना है। अब इसकी वृत्ति पर जाते हैं। कह रहा है अस्मिन धातु अधिकारे, अस्मिन, अस्मिन कस्मिन, अस्मिन धातोः अधिकारे, इस धातु के अधिकार में असरूप, जिनका रूप समान नहीं है, जिनका रूप समान नहीं है, ऐसी अवस्था में अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, उत्सर्ग का बाधक होता है विकल्प से। ठीक है, कि इस धातु सूत्र के अधिकार में आने वाले अस्वरूप जो होते हैं, अस्वरूप जो प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों का अपवाद सूत्र के द्वारा, अपवाद का मतलब है विशेष सूत्र के द्वारा, उत्सर्ग मतलब सामान्य सूत्रों का विकल्प से बाध होता है। जब स्थिति कैसी हो, जब वे समान रूप वाले नहीं होते हैं, तब यह कार्य विकल्प से होता है। यदि इनका रूप समान होता है तो वहां पर नित्य ही अपवाद सूत्र के द्वारा, उत्सर्ग सूत्र का अर्थात विशेष सूत्र के द्वारा सामान्य सूत्र का बाध कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्वरूप और अस्वरूप क्या है। अब ये सूत्र हमें मिटाना पड़ेगा, इधर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, धातु के अधिकार में णउल त्रिचौ, णउल त्रिचौ सूत्र से णउल और त्रिच प्रत्यय होते हैं और त्रिच प्रत्यय होते हैं। यह जो सूत्र है ये सामान्य सूत्र है। यह सूत्र कैसा है? सामान्य है। और इससे जो णउल है, ये णउल आया, ये सामान्य सूत्र है, इसको हम करेंगे उत्सर्ग सूत्र। सामान्य सूत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्ग सूत्र। और जो एक अग्रिम सूत्र है, ईगु पदज्ञा प्री किरह कह, इससे क प्रत्यय का विधान होता है। ये कैसा सूत्र है? अपवाद सूत्र है। ये क्या सूत्र है? अपवाद। अपवाद मतलब विशेष सूत्र। अब देखिए यहाँ पर जो ये क प्रत्यय है, ये कहता है इग उपधा में हो या ज्या धातु हो या प्रिय धातु हो या क्री धातु हो, तो उस ऐसी धातुओं से क प्रत्यय होता है। तो अब दो प्रत्यय हमें को मिल गए, एक णउल प्रत्यय है, एक क प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पर ये उत्सर्ग सूत्र से आया है, ये अपवाद सूत्र से आया है, अर्थात ये सामान्य विशेष। अब इसने कहा था कि वा असरूपो अस्त्रियां, जिनका रूप समान नहीं है, धातु सूत्र के अधिकार में प्रत्यय होने के बाद जिन प्रत्ययों का समान रूप न हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो प्रत्यय आपके सामने प्रयोग किए हैं, एक प्रत्यय है णउल और एक प्रत्यय है क। अब इनका स्वरूप कहीं से भी आपको समान लग रहा? नहीं लग रहा। यहाँ देखिए लकार, देखिए ये नकार, देखिए वकार है, उकार है, यहाँ पर क प्रत्यय है, कहीं भी इनका रूप समान नहीं है। तो सूत्र ने कह दिया असरूप, कहीं असरूप है, दोनों का रूप समान नहीं है, तो ऐसी अवस्था में अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाध हो जाता है, अर्थात एक पक्ष में णउल प्रत्यय होगा, एक पक्ष में क प्रत्यय होगा। ठीक हो गया? दो तरीके से बन जाएंगे। अब जब क प्रत्यय होगा तो वहां पर रूप बनेगा विक्षिप्तः, और जब तुम्हारा ये णउल से णउल त्रिचौ से णउल त्रिच प्रत्यय होगा वहां पर विक्षेपकः और विक्षेप्ताः।
तो देखिए ये अपवाद सूत्र था, ये उत्सर्ग सूत्र था। इस अपवाद सूत्र के द्वारा विकल्प से बाध होकर के एक पक्ष में विक्षिप्ता बन जाएगा और जहां पर बाध नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा, विक्षेपकः विक्षेप्ताः। इस तरीके से हमने सूत्र को जाना कि स्त्री के अधिकार को छोड़कर सर्वत्र अस्वरूप की स्थिति में प्रत्ययों के अस्वरूप हो जाने पर अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाध हो जाता है। ये तो हो गया जब अस्वरूप हो, लेकिन जब इनकी स्थिति जो है वो स्वरूप होगी, समान प्रत्यय होंगे, तब वहां पर विकल्प से निबाध होकर के हमेशा अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग का बाध हो जाएगा। जैसे आगे की प्रक्रिया में कर्मण्यण सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय और आतो अनुपसर्गे क प्रत्यय। अब अगर इनका अनुबंध लोप करें तो यहां पर भी अवस्था है और यहां पर भी अवस्था है अनुबंध लोप करने पर। अब यहां पर देखिए दोनों प्रत्ययों का एक जगह विधान हो रहा है, अर्थात धातु सूत्र के अधिकार में कर्मण्यण से अण प्रत्यय भी हो रहा है, आतो अनुपसर्ग से क प्रत्यय भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें किन प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिए? तब उसने कहा था कि यदि प्रत्ययों की स्थिति समान रूपता होती है, दोनों प्रत्ययों का यदि रूप रंग एक समान होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाध हो जाएगा। ये तुम्हारा उत्सर्ग सूत्र है, क्योंकि ये कहता है कर्मण्यण, जहां जहां पर कर्म को मानकर आप कार्य कर रहे हो तो वहां पर अण हो, तो कर्म का अधिकार बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, आप सर्वत्र कर सकते हो। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा कि अनुपसर्गे क, आत हो, आत अनुपसर्ग हो तो क प्रत्यय होगा। इसके लिए बहुत कम क्षेत्र है, इसलिए विशेष सूत्र है, इसलिए अपवाद सूत्र है। तो इस अपवाद सूत्र के द्वारा नित्य ही इसका बाध होकर के हम यहाँ पर क प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब स्थिति कैसी हो, जब दोनों का रूप रंग समान होगा, तो यहाँ पर ऐसे अपवाद सूत्र विशेष सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाध न हो करके नित्य ही बाध हो जाएगा। तो ये स्वरूप और अस्वरूप हमने दोनों तरीके से जाना है। अब देखते हैं स्त्रियाम जो पद आया था, स्त्रियाम कि स्त्री अधिकारोक्त, तो स्त्री के अधिकार में यह कार्य नहीं होगा। तो वहां पर जैसे अगर यहां पर स्थिति ऐसी हो कि दो प्रत्यय आ जाए, उनका स्वरूप एक जैसा न हो, तो हम उस स्थिति में क्या करें? जैसे ये है स्त्रियाम 3 और अप्रत्ययात, दो सूत्र हैं। तो यहां पर देखिए यह जो सूत्र है ये उत्सर्ग सूत्र है, ये अपवाद सूत्र है। और यहां पर अगर हम दोनों निकालते हैं 3, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ई बचेगा। तो और यहां पर अवस्था है, तो दोनों का स्वरूप भी समान नहीं है, ई और अ हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, विकल्प से बात करते नहीं, क्योंकि यह जो कार्य हो रहा था वो स्त्री के अधिकार को छोड़कर हो रहा था। तो यहाँ पर नित्य ही जो अपवाद सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा इस उत्सर्ग सूत्र का बाध हो जाएगा। जहां पर ये दोनों की प्राप्ति होगी वहां पर ये अप्रत्यात वाला कार्य होगा, यहाँ पर अप्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यांतेभ्यो के मतलब प्रत्यय के बाद भी हम यदि दूसरे प्रत्यय का विधान करते हैं तो वहां पर अ आता है। जैसे चिकीर्षा रूप बनता है, और जब हमें चिकीर्षा बनाना हो तो यहाँ पर अप्रत्यय हो रखा है। तो चिकीर्षा में अप्रत्यय, स्त्रियाम 3 से 3 प्रत्यय विधा, और यहाँ से प्रत्यांत के मान करके अप्रत्यय का विधान होना था। तो हमने इस अप्रत्यात सूत्र से इस स्त्रियाम 3 को बात करके चिकीर्षा रूप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यह सूत्र देखा, वा स्वरूपो अस्त्रियाम। आज मुख्यतः इन दोनों सूत्र पर ही हम लोगों ने विचार किया गया। अब कल को पुनः यगंत प्रक्रिया प्रकरण प्रारंभ होगा, तो आपने पूर्व की कक्षा में यगंत प्रक्रिया के 2 सूत्र देखे हैं। आशा करता हूं कि कल भी आप कक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।